Ahoy hoy everyone, myself Krish and welcome back to Kid Krish Code। तो नोटबुक वेबसाइट डेवलपमेंट का ये जो सीरीज है इसका आज डे 3 है। तो आज हम बनाएंगे नोटबुक का स्ट्रक्चर, एक ऐड बटन और जावास्क्रिप्ट से उसे ऑटोमेटिफाई करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो हमने अब तक जो बनाया था उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। हमने लेफ्ट साइड पे एक इमेज बनाया था जिसमें हमने एक छोटा सा क्वेट भी लिखा है और राइट की ओर हमने नोटबुक का एक ओपन स्पेस बनाया था, पर अभी तक हमने उसमें कोई भी काम नहीं किया है। तो आज हम यहाँ पे एक हैंडमेड नोट डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे एक ऐड बटन भी बनाएंगे। तो आइए अब हम प्रोग्राम्स की ओर दोबारा लौट चलते हैं। तो एज फर्स्ट हम यहाँ पे अपना नोट्स बना लेते हैं, फिर हम ऐड बटन बनाएंगे। तो नोट हम बनाएंगे जहाँ पे ये लोडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम यहीं पे कुछ स्क्रैच नोट्स बना लेंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि हमारे नोट का एक बेसिक सा हेडिंग होगा, एक बॉडी होगा जो हम डिस्प्ले करेंगे। जिन्होंने पिछले वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया है, कृपया जाके उन वीडियोस को पहले वॉच कर ले, ताकि इस सीरीज के इस एपिसोड या आने वाले किसी भी एपिसोड पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम यहाँ पे अपना हैंडमेडेड एक नोट राइट करते हैं, जिसे हम बाद में जावास्क्रिप्ट में डाल देंगे। तो डिव को मैं एक क्लास दूंगा जिसे हम नोट्स कहेंगे, नोट्स टैग के अंदर नोट्स। तो हर एक नोट्स का क्लास होगा नोट्स से, ठीक है। तो इसमें हम एक h4 डालेंगे जो बेसिकली हमारे हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं एक बेसिक सा हेडिंग दे देता हूँ इसमें, बाद में हम इसमें ओरिजिनल नोट्स को भी ऐड करके देखेंगे। तो ये है एक पैराग्राफ, ओके। तो ये हमारा एक नोट है। तो हम ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करेंगे तो इधर जो है हमारा नोट आ तो गया है, पर इसमें अभी तक कोई स्टाइल नहीं है। तो आइए उस स्टाइल को भी हम CSS से दे देते हैं। तो हमने CSS में जो H2 तक ही लिखा है, अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, पूरा याद आ जाएगा। तो इसके बाद से हम कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम पहले अपने नोट स्टैक को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं नोट स्टैक को जो पूरा विड्थ है वो नहीं दूंगा, थोड़ा सा मैं स्पेस दूंगा लेफ्ट और राइट से। अब ये जो हाइट है ये मैं एक थोड़ा अप्रॉक्स हाइट दे देता हूँ इसमें, मतलब ये एकदम फिक्स नहीं है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसे पूरी तरीके से अप डाउन करवा सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ ज़्यादा ओवरफ्लो आ जाए। बस यही विंडो है जो हमारे पास ओपन है, तो मैं फिक्स हाइट दे देता हूँ इसमें। मार्जिन 10 पिक्सल अप एंड डाउन से, और लेफ्ट और राइट से मैं ऑटो रख दूंगा। आप चाहे तो 5% का आधा भी रख सकते थे, पर मैंने ऑटो कर दिया है क्योंकि अगर कभी वेट चेंज भी हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन सही सलामत रहे। और अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। अगर ठीक-ठाक है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको सही तरीके से दिखे। या इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इस सीरीज़ में तो आप प्लीज़ मुझे एक फीडबैक ज़रूर दें। तो पैडिंग को फिलहाल 2 पिक्सल तक रख देते हैं, और डिस्प्ले जो है उसे हम फ्लेक्स करेंगे। और फ्लेक्स क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक नोट्स 1 बाय 1 आए, ऐसा नहीं कि रो वाइज़ चला जाए या कुछ थोड़ा बिगड़ जाए। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स कलम ही रहता है, पर फिर भी हम इसे कलम कर देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा-सा एक एनिमेशन चाहूँगा कि जब ये आए थोड़ा एक एनिमेशन टाइप में आए, तो इसी के लिए मैं इसे इन एंड आउट भी रख दूँगा। और इसमें अगर कोई भी ओवरफ्लो हो तो वो हिडन हो जाए, ताकि ये बिगड़ ना जाए कभी भी। अभी आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, बस इतना मालूम पड़ गया कि इधर एक पैडिंग आ गया है, पर बाद में जब हम कोड करेंगे तो आपको ये पूरा CSS पता लगेगा। तो अभी हम एक-एक नोट्स के लिए हम CSS ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोट्स टैग के अंदर जो नोट्स है उन्हें हम स्टाइल दे देते हैं। आइए, तो मैं बेसिकली इसे ही कॉपी कर दूँगा, और इस नोट्स टैग के अंदर हमने एक-एक नोट्स को हमने का नोट्स नाम की क्लास में अपॉइंट किया था। तो हमने उसी नोट्स को लिखा
अब इसके अंदर थोड़ा स्टाइल हो जाए। फिलहाल मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा इसमें। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो नोट्स के कलर पे होगा, जो हमने पहले ही CSS में लिख के रखा है। और इसका जो वेट होगा ये 98% होगा, मतलब ये भी पूरी तरीके से फैलेगा नहीं, थोड़ा सा स्पेस रखेगा। और मार्जिन 10 पिक्सल और ऑटो। आई रिपीट, ये हर एक नोट्स में होगा, पर्टिकुलर किसी एक नोट्स में नहीं, इसलिए हर नोट्स पे यही स्टाइल अप्लाई होगा। तो हर नोट्स एक दूसरे से 10 पिक्सल की दूरी पे रहेंगे। बॉर्डर रेडियस ही दे देते हैं, मैं 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस देता हूँ, इससे बेटर इफेक्ट आएगा। और पैडिंग भी मैं 8 पिक्सल दूंगा और 10 पिक्सल ही दूंगा पैडिंग लेफ्ट और राइट से। इसमें भी ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा जो इससे इन एंड आउट ही होगा। और इसमें जब भी हम कर्सर लाएंगे तो वो पॉइंटर होगा, ठीक है। और रिफ्रेश करेंगे और देखिए ये आ गया है हमारे पास। तो अभी हमारे पास काम है इसके हेडिंग और इसका जो पैराग्राफ है इसे CSS देना, ठीक है। तो आइए उससे भी हम CSS दे देते हैं। तो नोट्स टैग के अंदर हमारे पास जो नोट्स है उसके H4 में, अब H4 क्योंकि हमने H4 से हमने उसका हेडिंग दिया था, तो हम H4 का यूज़ करेंगे उसे स्टाइल देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कलर दूंगा उसे, ताकि वो मुझे सही तरीके से दिखे। तो अभी ये नोट्स बॉडी के नहीं, नोट्स बॉडी कलर दूंगा तो मिक्स हो जाएगा, तो मैं इसे हेड कलर दे देता हूँ ताकि ये निखर के मुझे दिख सके अच्छी तरीके से। और फॉन्ट साइज़ को मैं 40 पिक्सल ही रख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे। और इसका जो मार्जिन है वो अप एंड डाउन से 4 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से मुझे 0 पिक्सल एकदम नहीं चाहिए मार्जिन, क्योंकि हमने पहले ही इसमें पैडिंग दे रखा है तो मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका एक मैक्स विड्थ हम देंगे कि ये 90% तक ही आए, तो मतलब ऐसा ना हो कि ये जो हेड है यहाँ से स्टार्ट होके एकदम आखिरी तक जाके भी उसके बाद भी ओवरफ्लो के ऊपर से चला जाए, ऐसा ना हो। मतलब ये 90% तक ही आएगा, उसके बाद ये अपने आप हाइड होगा। और फिर इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी 20 पिक्सल हो, मतलब ऐसा नहीं कि 2 लाइन हो मेरे पास, मैंने 2 लाइन का एक हेड लिख दिया तो एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा तो एक लाइन उसके बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब एक लाइन ही मुझे चाहिए। अब मैंने 20 पिक्सल इसलिए दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे 14 पिक्सल यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल यूज़ किया है ताकि मैक्सिमम हाइट पे एक ही लाइन आए मेरा। इसके अलावा बाकी जो भी ओवरफ्लो होगा हाइड हो जाएगा इसमें। तो ये हुआ मेरा हेडिंग। अब इसमें पैराग्राफ भी देंगे, पर उसके पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये हेडिंग भी ठीक है, तो पैराग्राफ इसमें थोड़ा सा और छोटा होगा। जब पैराग्राफ आ जाएगा तो ये देखने में और बेहतर लगेगा। तो नोट्स के एक एक पैराग्राफ को हम CSS दे देते हैं। फिर से हम कलर देंगे ताकि सही से इफेक्ट आए, और इस बार हम बॉडी कलर ही दे देंगे। और फॉन्ट साइज जो है वो क्या करें, 14 पिक्सल मैंने हेड में दिया है, तो एक काम करते हैं, इसे हम 14 पिक्सल ही रखते हैं और इसे हम 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है बिग होगा, 26 पिक्सल तक आएगा। या अगर मैं ये सब ना भी दूँ तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हम कंडीशन जावास्क्रिप्ट पे लगा सकते हैं कि एक लाइन से ज़्यादा बड़ा कोई हेड हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये भी कर सकते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ दे देते हैं, पैराग्राफ पे दे देते हैं, ठीक है। मैक्स नहीं, मैक्स विड्थ हो चुका है हमारा, तो हम मैक्सिमम हाइट को एक बार CSS दे देते हैं। मैक्सिमम हाइट को हम कितना CSS से 20 नहीं 14 दिया है, तो मैंने 20 पिक्सल होगा। 14 + 6 20 होता है, तो मैं 20 पिक्सल दूंगा और इसके ओवरफ्लो को नन करते हैं, ठीक है। और दैट्स लुकिंग ग्रेट, एकदम परफेक्टली आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन का पैराग्राफ लिखा है, अब हम देखेंगे इसमें 2 या 3 लाइन का पैराग्राफ लिख के क्या ये ओवरफ्लो हो रहा है या एक लाइन से ज़्यादा आ रहा है। तो हम ये भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि बाद में ये कुछ और भी बड़े लाइन्स ऐड हो जाए इसमें तो ये ओवरफ्लो कर जाए। गैस यहाँ से आ रहा है। अब इसके बाद जब हमने 90% दिया था तो 90% के बाद अब ये नहीं आ रहा है, जो इसका ओवरफ्लो है वो नन हो गया, ये हाइड हो गया। और सेकंड लाइन भी इसमें विजिबल नहीं हो, क्योंकि हमने मैक्स हाइट भी दिया है इसमें, तो ये बेटर लग रहा है। तो इसी चीज़ को आप 2 या 3 करके भी देख सकते हैं, बट मैं अभी इसमें फोकस नहीं करूँगा क्योंकि हम इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल देंगे। इसे हम 1 बाय 1 HTML पे नहीं लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट ही इसे ऑटोमेट करेगा। अब
बात करते ही यहाँ पे एक लोडिंग का टेक्स्ट था, तो उसको हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसे थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं और इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक लोडिंग का टेक्स्ट है, तो अब हम इसे स्टाइल देंगे। मैं यहाँ पे ही इसे स्टाइल दे देता हूँ, इसके हमने ईच वन दिया है, तो अब हम ईच वन के अंदर स्टाइल देंगे। टेक्स्ट एलाइजन को हम फिलहाल सेंटर रख देते हैं और इसके कलर को आई थिंक बॉडी कलर ही अगर मैं दे दूँ तो शायद हो जाए। हेड में इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो एक सफ़ेद सा इफेक्ट लाएगा, तो मैं एक बॉडी का कलर दे देता हूँ, मतलब ये दिखेगा भी और नहीं, मतलब एक शेड के अंदर रहेगा ये। अब फॉन्ट फैमिली भी देते हैं, तो फॉन्ट फैमिली के अंदर हम sans serif कर देते हैं, मुझे ये बेटर लगता है हमेशा sans serif। और फॉन्ट साइज़ को हम 20 पिक्सल तक रखते हैं क्योंकि ये लोडिंग का ईच वन टेक्स्ट है, तो थोड़ा बिगर साइज़ में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मार्जिन जो है हम फिलहाल 0% और 0 पिक्सल रखते हैं, मतलब आसान भाषा में तो ज़रूरत नहीं है, या आप सिंपली से 0 पिक्सल भी रख सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो देखिए लोडिंग एकदम सही जगह पे आ गया है और एकदम सही कलर पे आया है, जो हमें दिख भी रहा है, मतलब इस नोटबुक से तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि लोड हो रहा है। तो जब हमारे पास नोट नहीं रहेगा, ये लोडिंग वाला टेक्स्ट पहले हमें दिखेगा, उसके बाद जैसे ही डेटाबेस में नोट्स को फैच कर लिया जाएगा तो हमें नोट्स दिखेंगे। अब देखते कि अगर डेटाबेस के मेरे मतलब डेटाबेस के पास कोई नोट्स नहीं, मतलब जब हमारे नोट बुक हमने ओपन किया तो ये लोडिंग आया, उसके बाद अगर नोट्स है तो नोट्स आ जाएंगे, पर अगर नोट्स नहीं है तो क्या होगा? अगर नोट्स नहीं आया तो यहाँ पे हम एक इमेज देंगे, वो है 404। शायद आपको याद आएगा कि मैंने पहले वीडियो पे आपको कहा था कि मैंने एक 404 एसवीजी का यूज़ किया है इसमें, तो हम उस एसवीजी को भी यहाँ पे लाएंगे, उसे भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम फिर से कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे एक इमेज लाएंगे। इमेज का जो सोर्स होगा वो इमेज से होगा और 404 एसवीजी ही होगा, ठीक है। तो इस 404 एसवीजी को हमें स्टाइल देना होगा, मतलब नोट स्टैक के अंदर जो इमेज है उसे हम स्टाइल करेंगे, पर इस इमेज को एक आईडी हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आईडी क्या होगा? ये आईडी होगा E404। अब E404 का मतलब एरर 404 है, ये आप समझ। तो इसी आईडी को हम आगे चल के सॉरी सीएसएस देते हैं, हम सीएसएस के फाइल पे आ गए, तो अब हम इसे थोड़ा सा स्टाइल दे देंगे E404। तो इसकी विड्थ जो है हम 200 पिक्सल तक रखेंगे। एक मिनट में पहले देख लेता हूँ कि 200 पिक्सल में ये कैसा दिखेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, ये परफेक्ट ही है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम इसको। 200 से हम इसे थोड़ा 300 पिक्सल तक रख देते हैं। अब इसमें मार्जिन ऐड करेंगे कि ये ऊपर और नीचे से 20%, राइट से ऑटो, मुझे नीचे से कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ से भी ऑटो दे, लेफ्ट और राइट से मैंने ऑटो किया। और ये बेटर लग रहा है कि जब कोई नोट्स नहीं आए हमारे डेटाबेस के पास तो ये 404 हम लोड करेंगे, तो हमने इसे भी अभी स्टाइल कर दिया है। अब आप थोड़ा सा सीएसएस को और बेहतर कर सकते हैं कि नोट्स के पहले आप इस सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को ले जाके अटैच कर सकते हैं। नोट्स के पहले जब हमने नोट्स टैग को सीएसएस कर दिया था उसके बाद, और इन नोट्स के पहले, क्योंकि ये नोट्स के साथ रिलेटेड नहीं है, ये नोट्स के पहले आने, पहले आप इसे रख सकते हैं, बाद में चाहे तो आप बाद में भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने इसे पहले रख दिया, ठीक है। तो अभी इस इमेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक बटन ऐड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटा सा बटन ऐड करेंगे जो किस लिए होगा, वो ऐड करने के लिए होगा। अब बटन, जो बटन है हमारे पास उसे हम लिख तो देते हैं कोड पे, बट उससे बाद में हम उसका बाकी सारा कोड लिखेंगे। तो अब वो बटन कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, हम राइट स्पेस में, ठीक जहाँ पे हमारा ये नोट खत्म हो रहा है उसके बाद हम इसे लिखेंगे, मतलब राइट स्पेस के अंदर और नोट स्टैक के ठीक बाद, मतलब यहाँ पे। और मैं डिव का ही यूज़ करूँगा और क्लास होगा बटन और बटन प्राइमरी, और यहाँ पे हम प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ गया है, तो इसे अब हम स्टाइल करके यहाँ से यहाँ पे लगे के रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे, आप चाहे तो दूसरे किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा ताकि ये फ्लोट पे रहे। तो सीएसएस पे चलते हैं,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन पेज, और मेन पेज के अंदर हमारा राइट स्पेस आएगा, उसके अंदर जो बटन है हम उसे CSS देते हैं। तो पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं, बटन से 10%, आप टॉप से भी कर सकते हैं, बट टॉप से 90% तक या 80% तक देना पड़ेगा, तो मैं बटन से ही कर देता हूँ इसे। और राइट से मैं 5% तक दूंगा, और इसका जो Z इंडेक्स है वो सबसे ऊपर आएगा, मतलब ये बटन जो है वो नोट्स के ऊपर भी आएगा। ऐसा ना हो कि नोट्स आ जाए तो वो नोट्स के नीचे चला जाए, ना ऐसा नहीं, वो नोट्स के ऊपर आएगा। और जो बॉक्स शेडो है उसे 0 पिक्सल मतलब एकदम उसके ऊपर से ही आएगा। 4 पिक्सल को हम 1 पिक्सल तक और खींच लेते हैं और उसे ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इतना सा करके देखते हैं, और देखिए एकदम परफेक्ट पोजीशन पे आ गया, ऐसे पोजीशन पे ही चाहिए था। अब इसमें जो प्लस है इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि हम इसे आसानी से देख पाए। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो फ्रंट साइज है, फ्रंट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं 20 पिक्सल तक, और फ्रंट विजेट को हम बोल्ड कर देंगे, और परफेक्ट अब ये सही से दिखेगा हमें। तो ये हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जिससे कि हमारा जो नोट्स हमने डिज़ाइन किया था वो नोट्स ऑटोमेट हो पाए। पहले हम VS कोड पे जाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो बॉडी है, हम इस बॉडी को एक ऑन लोड का प्रॉपर्टी देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए तो हमारे जावास्क्रिप्ट पे एक सिग्नल जाएगा, और वो सिग्नल कौन रिसीव करेगा, यूज़र नाम का एक फंक्शन। मतलब जैसे ही बॉडी ऑन लोड हो जाएगा तो यूज़र नामक फंक्शन जो है वो एक्टिवेट होगा, और वो क्या करेगा, वो डेटाबेस से जितने भी नोट्स का डेटा है उन्हें फेच करेगा और डिस्प्ले कर देगा। बस एज सिंपल, हम बस इतना ही करेंगे। तो उसके लिए हम अपना जावास्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं, और यहाँ HTML उसे ऐड भी कर लेते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर ही हम अपना जावास्क्रिप्ट लिखेंगे इसके लिए। तो इसका नाम देते हैं script.hex.js, और जिनको हेक्स यूज़ नहीं करना है तो वो सिंपली hex.js भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये फंक्शन ऐड करेंगे, वही यूज़र, पर उसे उसके पहले हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे बॉडी पे। तो स्क्रिप्ट का जो सोर्स है वो सोर्स हम डाल देते हैं, वो सोर्स कंपोनेंट होगा, और कंपोनेंट के अंदर hex.js होगा। ठीक है, और प्लीज़ ये क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो सही से अटैच्ड हुआ है। और यहाँ पे जो हेक्स है इसके अंदर हम फंक्शन लिख देते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे बहुत सारे काम करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे नोट है इन नोट्स को ऐड करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा नोट्स को। तो नोट लिस्ट को ये डिस्प्ले करेगा। तो नोट लिस्ट को डिस्प्ले करने का फंक्शन भी हम लिख लेते हैं। अभी ये फंक्शन करेगा क्या, ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ये नोट लिस्ट का हम एक एरे बना देते हैं जिसके अंदर हमारा सारा नोट रहेगा, और उसी एरे से एक एक करके हमारा नोट फेच कर लेगा। फिलहाल वो एरे हम अपने हाथों से ही बनेंगे, पर बाद में क्या होगा, डेटाबेस में जो भी डेटा है वो डेटा एक एरे के फॉर्म पे ही हम स्टोर करेंगे इंडेक्स DB के अंदर। और इंडेक्स DB से जब हम अपने डेटा को फेच करेंगे वो भी एक एरे में हम स्टोर करेंगे, जो एरे हमारा सेम एरे होगा जिस एरे को हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो वो एरे हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम उसी जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। तो अब उसका हम नाम क्या रखेंगे, तो आप में जिन्होंने हेक्स.js का यूज़ किया है आप में से, तो उन्हें पता होगा हम एसेट नाम का एक जेस बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हम वेरिएबल्स को इनकोड करके रखते हैं। तो हम एसेट नाम का ही एक जेस बनाएंगे और उसमें ही इस डेटा को रखेंगे, assets.mean.js यही नाम होगा, और इसके अंदर ही हम उसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैं कॉन्स्ट लेता हूँ, या आप चाहे तो लेट भी ले सकते हैं। लेट लेना यहाँ बेहतर इसलिए होगा क्योंकि उस एरे पे चेंज भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं लेट नोट लिस्ट इस नाम का ही एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट की आईडी में 0 रखता हूँ, और उसमें एक हेड भी होगा। हेड में हेडिंग लिखते हैं कि दिस इज अ नोट 1, और एक बॉडी होगा। ठीक है, और इसमें एक बॉडी लिख देते हैं, दिस इज अ बॉडी टेक्स्ट फॉर आवर नोट्स। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक सिक्योरिटी लिखेंगे। अब ये सिक्योरिटी क्या है, ये सिक्योरिटी है हमारा पासवर्ड, जिससे कि हम उन नोट्स को मतलब सिक्योर करेंगे। एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ, हम उसे सिक्योर करेंगे सिक्योरिटी की से, और ये सिक्योरिटी की यूज़र ही देगा, मतलब यूज़र ही इस पासवर्ड को लिखेगा।
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू है हम इसे नल रख देते हैं, ठीक है। और सेम और एक डिज़ाइन कर देते हैं, इसकी जो आईडी होगी वो आईडी 1 होगी, और मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ नोट 2 करके, और इसे सेव कर देता हूँ एज इट इज़। और इसके अलावा हमें कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर, जैसे कि एक फेमस वेरिएबल है टेम्प, जो बेसिकली टेम्पोररी वेरिएबल है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो और एक करंट नोड नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। ये करंट नोड क्या करेगा, जिस नोड को हमें ओपन करना है उसका आईडी या इंडेक्स इसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो इसे भी हम यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। और जब भी कोई डेटाबेस से जावास्क्रिप्ट आता है वो हमेशा कंपोनेंट के आगे आता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल स्टोर होते हैं ज़्यादातर। तो जो वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा मेन स्क्रिप्ट के आगे ही रहेंगे, ताकि पूरे जावास्क्रिप्ट को पता चले कि कौन कौन सा वेरिएबल उसके पास है। तो अब हम हेक्स के अंदर आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये पता करना चाहेंगे क्या हमारा जो नोट लिस्ट है वो एम्प्टी है या उसमें कुछ है नोट्स हमारे पास। अगर 0 से ग्रेटर देन हुआ मतलब हमारे पास नोट्स है, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कि जो नोट्स है हम उससे सिंपली यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। बट अगर हमारे पास कोई नोट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास जो 404 का एक इमेज या एसवीजी हमने लिखा था, तो उसे हम यहाँ डाल देंगे। तो एल्स को हम पहले इनकोड कर लेते हैं। मैं क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, और हमने नोट्स स्टैक इसी नाम से हमने बनाया था, जिसके अंदर हम सभी नोट्स को रखेंगे। उसका इनर HTML जो होगा, अब हम उसे इनकोड करते हैं। पहले तो IMG होगा, जो इस IMG की बात हमने की थी। तो उस IMG के अंदर उसका एक सोर्स फाइल होगा जिसमें हमें वो इमेज मिलेगा, वो था 404.svg इस नाम से था, और हमने इसे एक आईडी भी दिया था। आईडी था हमारा E404, अगर आपको याद है तो इस आईडी से हमने उसे डिज़ाइन किया था। और इसके बाद हम एक each1 भी दे सकते हैं कि नोट्स नॉट फाउंड, इस नाम से हम एक each1 भी डाल देते हैं इसमें कि जो नोट्स है वो नहीं मिल रहा है। हम सिंपली ये डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें अब बात आती है इफ़ में, अगर नोट्स मौजूद हो, अगर नोट्स मौजूद हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, हम देख लेंगे क्या ये 404 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट जो नोट का लेंथ है उसे हम कह देंगे कि 0 है, वो हम उसे 0 कह देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या काम कर रहा है। और देखिए गाइस, देखिए जैसे ही मैंने रीलोड किया ये 404 आ गया। क्यों आया, क्योंकि अब हमारा जो नोट लिस्ट का लेंथ है वो 0 है, मतलब उसमें कोई भी नोट्स नहीं है, तो वो नोट नॉट फाउंड करके आ गया। तो हमने जो लेंथ 0 कर दिया था, तो क्या हुआ कि नोट लिस्ट का जो डिफ़ॉल्ट लेंथ था वो 0 हो गया, मतलब अब नोट लिस्ट खाली है। और जब नोट लिस्ट खाली होगा तो ये 404 आ जाएगा, और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट सही से अटैच्ड है। प्लीज़ आप इसे इंश्योर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जावास्क्रिप्ट अटैच नहीं है और आप कोड लिखे जा रहे हैं, ऐसा ऐसा मत कीजिएगा। तो जब हमारे पास नोट लिस्ट के लेंथ में कुछ वैल्यूज़ हो, मतलब नोट लिस्ट ऐसा नहीं हो कि वो 0 रहे, तो नोट लिस्ट के जो लेंथ है वो 0 से ग्रेटर हो, मतलब उसके अंदर कुछ नोट्स हो, तो तब हम क्या करेंगे, हम सिंपली टेम्प को बोलेंगे कि तुम एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक हो। अगर टेम्प के अंदर कुछ पहले से भी कुछ स्टोर हुआ होगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा। तो अब हम एक लूप रन करेंगे। ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये रिवर्स में स्टार्ट होगा। रिवर्स से क्यों, क्योंकि जो हम नोट पहले लिखेंगे वो एकदम नीचे आएगा, उसके बाद जो हम नोट लिखेंगे उसके बाद मतलब करंट टाइम में जो नोट हम लिखेंगे वो नोट हमें एकदम सबसे ऊपर दिखेगा। मतलब अभी अगर कोई नोट मैंने लिखा है तो वो नोट एकदम ऊपर आएगा, और अगर बीते हुए कल पे मैंने कोई नोट लिखा है तो वो उस नोट के नीचे आएगा। इसलिए हम नोट को उल्टा प्रिंट करेंगे, एज सिंपल अगर मैं बताऊँ तो नोट लिस्ट के लेंथ से ही हम स्टार्ट कर देंगे। और हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे एकदम 0 तक, 0 तक जाएंगे, 0 से पहले नहीं जाएंगे। 0 वाला नोट भी जो है हम उसे भी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम टेम्प में जो वैल्यू है उसमें एक प्लस लगाएंगे, मतलब जो वैल्यू है उसके साथ कुछ और वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगे। कौन से वैल्यू ऐड होंगे, इस स्ट्रक्चर पे वैल्यूज ऐड होंगे। फिलहाल आप इसे जो है काट सकते हैं, और लोडिंग को आप कमेंट आउट कर दीजिएगा ताकि लोडिंग दिखे, और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। आप ऐसे स्टाइल भी दे सकते हैं इसे, पर मैं यहाँ पे डिप को नहीं दूंगा,
और पैराग्राफ को ऐसे रखूँगा, पैराग्राफ को क्लोज होगा और हमारा डिव भी जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब H4 के अंदर क्या होगा, H4 के अंदर हमारा नोट्स का हेडिंग जो है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नोट लिस्ट का जो करंट आई या करंट इंडेक्स है, हम उस इंडेक्स के अंदर जो हेड है उस हेड को यहाँ लिख देंगे। और ऐसे ही सेम तरीके से हम बॉडी के लिए भी करेंगे। नोट लिस्ट के आई में जो है, मतलब जो नोट मौजूद है उसका जो बॉडी है वो बॉडी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस इतना ही करेंगे। और जब ये लूप पूरा हो जाएगा, मतलब एक एक करके सारा नोट ले लेगा, तो अब ये नोट्स को क्या करेगा, मेन जो नोट स्टैक है उसमें ये डाल देगा सिंपली। जो नोट स्टैक है इसका जो इनर HTML होगा वो टेम्प होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो हम नोट लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, एक एक मतलब नोट लिस्ट के लेंथ तक जा रहे हैं। अब उस लेंथ में हम क्या देख रहे हैं कि एक एक जो नोट है उसके अंदर जो हेड है और वो बॉडी है, हम उसे ले रहे हैं और लेके एक एक डिव के अंदर डाल रहे हैं, और वो सारा डिव टेम के अंदर जा रहा है। और आखिर पे क्या कर रहे हैं, उस टेम को हम नोट स्टैक के अंदर डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी नोट्स मौजूद थे वो आ जाएंगे हमारे पास। तो देखिए वो आ गए। अब यहाँ करके दिस नोट टू दिस नोट वन ऐसे रिवर्स फॉर्मेट पे आएगी हमारे पास, ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड पे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने पहले लिखा है दिस नोट वन, दिस नोट टू ऐसे लिखा है, वन टू ऐसे, बट जब आएगा हमारे पास आएगा टू वन ऐसे आएगा। मतलब जो नोट हमने आखिर पे लिखा है वो पहले आएगा, जैसे कि नोट्स में होता है। और यहाँ पे जो हेडिंग है थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, मैं हेडिंग को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मतलब इतना बड़ा हेडिंग नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा बड़ा साइज का हेडिंग आ रहा है। हाँ, ये इतना साइज का हेडिंग ठीक है। तब वो हेडिंग जो आ रहा था तो ज़्यादा बड़ा था। तो हमने इसका CSS भी देख लिया, और यहाँ पे हमने नोट लिस्ट भी लिखा, और साथ ही हमने इसका जावास्क्रिप्ट भी लिख दिया। तो आगे हम न्यू नोट्स के लिए भी हम कोड्स लिख सकते हैं। अब ये न्यू नोट्स क्या है, न्यू नोट्स ये है कि जब भी हम इस प्लस को दबाएंगे हमारे पास एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे हम नोट्स लिखेंगे, और जैसे उसे सेव करेंगे वो नोट्स यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम सिंपली एक नया नोट ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो वो नया नोट कहाँ ऐड होगा, वो नया नोट ऐड होगा इस एरे के अंदर, मतलब नोट लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट आ जाएगा, एज सिंपल, और कुछ भी नहीं। तो उसके लिए भी हम सिंपली लिख देते हैं हमारा जो कोड है। पर उसके लिए हमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी लिखना, मतलब थोड़ा सा HTML भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम न्यू नोट को क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा उस नोट को लेने के लिए। तो गाइस अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे पूरी तरीके से कवर करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है आज के लिए। तो अभी हम इस सेक्शन के ठीक बाद एक और सेक्शन ऐड कर लेंगे। इस सेक्शन का क्लास होगा फीड, और ID सेम रखेंगे हम, मतलब सेम नहीं रखेंगे, थोड़ा चेंज होगा। और वो होगा क्या रखे, ID क्या रखे, राइटर पेज रखते हैं। ठीक है, पहचानने में आसानी होगी। तो एक डिव रखते हैं जिसमें क्लास होगा, और वो क्लास होगा वर्क स्पेस। इसके अंदर एक और डिव होगा, इसका क्लास क्या होगा, इसका क्लास होगा फॉर्म ग्रुप। इसमें एक लेवल ऐड करेंगे हम। ये लेवल जो होगा वो हेडिंग्स के लिए होगा, या जो हेड है हमारे एक एक नोट का उसे इनपुट लेने के लिए हम नीचे लिख लेंगे। तो से हेडिंग के लिए डाल देते हैं, और इसके साथ एक इनपुट टैग आएगा। इसका टाइप जो है वो टेक्स्ट रखते हैं, और क्लास जो है वो फॉर्म कंट्रोल रखेंगे। इसमें एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं कि एंटर हेडिंग हेयर, ऐसा ही कुछ। इसकी एक ID भी हम ऐड करेंगे, वो होगा हेड वैल्यू, से क्लोज कर देते हैं। तो एक एक फॉर्म ग्रुप पे बस हम इतना ही रखेंगे, हम स्मॉल नहीं रखेंगे इसमें। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बॉडी को लिखेंगे, मतलब जो बॉडी हम यूज़ करेंगे उस बॉडी को भी हम यहाँ डाल देते हैं।
सॉरी नॉट बॉडी टैग। और अब इसमें जो है इनपुट का यूज़ नहीं होगा, इसमें टेक्स्ट एरिया का यूज़ होगा, तो हम टेक्स्ट एरिया डालेंगे इसमें। टेक्स्ट एरिया क्लास जो है हम क्लास लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, रो 5 होगा, और इसमें भी प्लेस होल्डर रहेगा कि एंटर बॉडी टेक्स्ट है। और आईडी भी यूज़ करेंगे हम। अब ये जो आईडी है, आईडी क्या होगा, आईडी होगा कि बॉडी वैल्यू। तो टेक्स्ट एरिया जो है हमारा क्लोज हो चुका है। अब हमारे पास क्या आ गया, हेड आ गया है, बॉडी आ गया है, और हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पासवर्ड, कि यूज़र पासवर्ड भी डाले। अगर ज़रूरत हो कि उसे सिक्योरिटी देना हो अपने उस नोट को, तो पासवर्ड एंटर करने के लिए फील्ड डाल देंगे। मैं इसे कॉपी नहीं करूँगा, मैं इनपुट को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो है वो, आप इसे सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, आप पासवर्ड भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे पासवर्ड ही लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो टाइप होगा, ये टाइप पासवर्ड होगा। और प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे कि एंटर पासवर्ड है। पर ये जो पासवर्ड है ये ऑप्शनल भी है, मतलब आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। और इसका जो आईडी होगा वो होगा पास वैल्यू, इस नाम से ही हम इसकी आईडी बनाते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया है। अब हमें क्या चाहिए कि ये हेड बॉडी जो भी हो, तो इसे हम सेव करें, तो उसके लिए एक बटन चाहिए, या अगर गलती से ये ओपन हो गया तो उसे क्लोज करने के लिए भी हमें एक बटन चाहिए। तो ये 2 बटन चाहिए हमें। तो अब हम फ्लेक्स बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, या ग्रुप बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्लेक्स बटन्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैं लिखूँगा डिफ क्लास फ्लेक्स बटन, और पहला वाला जो बटन होगा वो क्लोज के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, मतलब जो लेफ्ट किया हुआ आएगा, तो उसे हम नाम देते हैं बीटीएन डेंजर, मतलब रेड कलर से आएगा ये। और फिलहाल ऑन क्लिक या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं देते, बाद में दे देंगे इसमें, तो ये क्लोज कर देगा। और दूसरा और एक बटन होगा, ये बटन क्या होगा, ये बटन सबमिट के लिए या सेव करने के लिए होगा, तो इसका कलर ग्रीन होगा, तो सक्सेस कर देते हैं। और फिलहाल मैं इसका नाम रखता हूँ सेव चेंज, बस इतना करते हैं। और एक बार देख लेते हैं ये कहाँ आया। ये यहाँ पे नीचे आ गया, बट ये यहाँ नीचे नहीं रहेगा, तो इसको हम थोड़ा CSS दे देते हैं। CSS देने के लिए मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और इसे CSS दूँगा यहाँ। कल मैं करूँगा कि राइटर पेज जो हम फिलहाल इसका डिस्प्ले जो है इसे ब्लॉक करता हूँ, बाद में हम इसको डिस्प्ले नन कर देंगे। ये हो गया। अब इसके अंदर हमने एक और डिव बनाया था जिसको हमने नाम दिया था राइटर स्पेस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो पोजीशन होगी वो एब्सोल्यूट होगा, और टॉप से जो है वो 10% तक जाएगा, लेफ्ट से 20% तक, और इसकी जो विड्थ है विड्थ को गाइस 60% दे देते हैं। और बैकग्राउंड को हम जो बॉडी कलर है उस कलर से ही इसका बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं, ताकि ये सेम सेम लगे, ऐसा ना हो कि थोड़ा अलग से लग रहा है बॉडी से, ऐसा नहीं। और आप सोच रहे हैं कि बैकग्राउंड अगर बॉडी की कलर से आए तो जब वो यहाँ पे खुलेगा तो बॉडी के साथ वो मिक्स हो जाएगा, नहीं मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे फेड वाला क्लास है जो कि उसे इस बॉडी से थोड़ा अलग से निखर के लाएगा। तो बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं हम। बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल का ही यूज़ करेंगे, और इसकी जो पैडिंग है वो ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल तक। कलर को हम नोट्स के हेड कलर से मिक्स कर सकते हैं,
और इसमें कोई ओवरफ्लो हो तो वो हाइड करे, और ट्रांजिशन 1 सेकेंड में ऐसे इन और आउट में रहे। आ गया। अब ये जो गायब होके बैठा है, ये गायब इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें एक फेट का जो प्रॉपर्टी मैं कह रहा था, उस फेट के प्रॉपर्टी के कारण से ये गायब होके बैठा है। तो फिलहाल मैं उस फेट के प्रॉपर्टी से इसे मतलब डिस्प्ले करवाता हूँ। तो देखिए, ऐसा कभी कभार हो जाता है बूटस्ट्रैप के इस फेड ऑप्शन से। जो फेड है इसमें नॉट शो का एक प्रॉपर्टी होता है, उसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसकी जो ओपेसिटी है हम उसे 1 कर देंगे। और देखिए, जैसे मैंने ये किया ये दिखने लगा आप। तो कभी कभार ये जो फेड है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो अब हम थोड़ा सा स्टाइल देंगे फेड को, ऐसा ना लगे कि मतलब बैकग्राउंड एकदम क्लियर से विजिबल ना हो। तो हम बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये बेसिक ब्लैक कलर है। अब इसमें हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ला देते हैं थोड़ी सी। अब इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा, टॉप से 0% और लेफ्ट से भी 0%, मतलब एकदम चिपक के आएगा ये। और इसकी विड्थ और हाइट जो है उसे 100% कर देते हैं। और इसका Z इंडेक्स 99 तक होगा। अब ये जो बैकग्राउंड क्लियर दिख रहा है ये थोड़ा ब्लर होगा। देखिए देखिए, एक ब्लैक शेड से इसने बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। अब ये ब्लैक शेड कहाँ से आ रहा है? इस बैकग्राउंड से आ रहा है। तो ये हो गया। अब जो हम देख रहे हैं इसका टेक्स्ट एरिया बहुत छोटा है, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, हमें इतना छोटा टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी कभी कभार थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया को थोड़ा बड़ा कर देना बेहतर होगा। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया मौजूद है उसकी मैक्स मैक्स विड्थ तो ठीक ही है, उतना ही विड्थ आएगा। मैक्स हाइट को बड़ा करते हैं 300 पिक्सल, और मिनिमम हाइट को हम रखते हैं 250 या 300 पिक्सल ही रख देते हैं। और इसका जो नॉर्मल हाइट है वो भी 300 पिक्सल ही रहेगा। देखिए, हाँ ये वाला बेहतर है। तो इतने से टेक्स्ट एरिया पे हम अच्छी तरीके से बॉडी लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर बॉडी इसके बाद भी बड़ा हो जाए तो स्क्रॉल हो जाएगा अपने। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम जैसे ही लिखेंगे और सेव करेंगे तो ये जाके सेव हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। और CSS में जाके जहाँ पे हमने इसे डिस्प्ले ब्लॉक किया था, इसे डिस्प्ले नन कर देते हैं। मतलब अब ये दिखेगा नहीं। और जो प्लस हमने बनाया था, प्लस का बटन, उसमें हम अब जेस लगा देते हैं कि जैसे ही ऑन क्लिक होगा तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ऑन क्लिक हम करते हैं तो एक नया नोट आके ऐड हो जाएगा। अब नया नोट ऐड होने के लिए पहले हम नए नोट का टेक्स्ट जो है वो ले लेंगे यूज़र से। तो हेक्स में वापस जाते हैं और इसके नीचे हम फंक्शन लिखते हैं कि न्यू नोट। अब इस न्यू नोट पे क्या होगा? इस न्यू नोट पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करेंगे, और RITTER राइटर पेज का जो स्टाइल जो है हम डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले हो गया। और इसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी कि ये जो वैल्यूज़ है हेडिंग, बॉडी और पासवर्ड, ये फिलहाल के लिए ब्लैंक हो जाए। तो अब हमें इन्हें भी करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, हेड वैल्यू जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो ब्लैंक होगी। तो ये हेड के लिए हो गया। अब इसे हमें बॉडी और पासवर्ड के लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि बॉडी का वैल्यू भी ब्लैंक हो जाए और जो पासवर्ड है उसका वैल्यू भी ब्लैंक हो जाए। और ये तो न्यू नोट ओपन हुआ, तो अब न्यू नोट को क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और फंक्शन आएगा कि फंक्शन न्यू नोट से क्लोज। तब न्यू नोट क्लोज में क्या होगा? न्यू नोट क्लोज में जो होगा, ये जो हमने ब्लॉक कर दिया था इस डिस्प्ले को, इसे हम फिर से रन कर देंगे और कुछ नहीं।
और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो नोट डिस्प्ले हो रहा है उसे भी आप क्रॉस चेक करके एक बार देख सकते हैं। ये जब क्लोज होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नए अगर कोई न्यू नोट आया है तो वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा, तब डिस्प्ले न्यू नोट लिस्ट को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम इस प्लस बटन को दबाएंगे और जैसे ही हमने प्लस बटन को दबाया ये अपीयर हो गया। और फिर अगर हम क्लोज को दबाते हैं, आई थिंक कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ओ आई एम सॉरी, हमने क्लोज पे अभी तक ऑन क्लिक यूज़ नहीं किया है। तो हमने ये लिखा था कि न्यू नोट क्लोज, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे हमने क्लोज लिखा था यहाँ पे हम ऑन क्लिक डाल देते हैं कि जैसे ये क्लिक हो ये फंक्शन कॉल हो। ठीक है, अब करके देखते हैं। प्लस में क्लिक किया, ये अपीयर हो गया और क्लोज किया तो ये जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब ये तो क्लोज के लिए हो गया। तो अब हमें नोट को सेव भी करना पड़ेगा आगे, क्योंकि सपोज हमने कोई नोट लिखा है इसमें, जैसे ऐसे प्लस की के कोई नोट लिखा है, तो जैसे हम यहाँ पे जाके सेव करेंगे तो वो नोट जाके यहाँ पे सेव होगा और वो नोट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक डालते हैं। जैसे ही ऑन क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही ऑन क्लिक होगा हम उस नोट को सेव कर देंगे। अगर वो नोट सही हुआ तो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसे हम सेव कर देंगे। तो उसका फंक्शन भी हम लिख लेते हैं, ये फंक्शन सेव नोट। मैं क्या करूँगा, इन्हें कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा। लेट h इक्वल टू हेड एंड b इक्वल टू बॉडी, और पासवर्ड के लिए हम p का ही यूज़ करते हैं। लेट p इक्वल टू पासवर्ड। तो बेसिकली यहाँ से मैंने वैल्यूज़ को उठाया और इन वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया। अब हम देखेंगे कि हेडिंग और बॉडी एम्प्टी ना हो, क्योंकि अगर हेडिंग और बॉडी एम्प्टी है तो इसका मतलब कोई नोट्स नहीं लिखा गया है, और हर एक नोट्स के अंदर हेड होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हेडिंग और नोट्स को हम देख लेते हैं एंड बॉडी ब्लैंक। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी है, तो हम अलर्ट करेंगे कि प्लीज कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, और एक और चीज़ है, अगर आपको मतलब फॉन्ट साइज कभी कम लग रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे एक बार फीडबैक ज़रूर देना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि नोट लिस्ट का जो लेंथ है उसे हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब एक लेंथ हम बढ़ा देंगे, मतलब एक एलिमेंट के लिए हम जगह बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, नोट लिस्ट के एकदम आखिर पे वो जगह बनेगा, तो नोट लिस्ट डॉट लेंथ करेंगे, तो वहाँ पे ये एलिमेंट डाल देंगे। क्या डालेंगे कि जो आईडी है वो नोट लिस्ट का जो लेंथ है -1 होगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा यूज़ होता है, और जो हेड होगा वो हमारा एच होगा एज सिंपल, और जो बॉडी है वो बी होगा, और जो सिक्योरिटी की है अगर यूज़र ने दिया हो तो उसे हम पी से रिप्लेस कर देंगे। बस इतना ही करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम न्यू नोट को क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया, और हम इसे बाद पे पुश डेटाबेस करेंगे, मतलब डेटाबेस में ये पुश कर देंगे, ये जो नया नोट हमने क्रिएट किया है। पर फिलहाल हम इसे बना तो लेते हैं, पर अभी इसमें कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम वैल्यूज़ को लेंगे और एक नया नोट बना के छोड़ देंगे, देखते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। दिस इज अ डेमो, ये हेड रखते और बॉडी पे हम लिखते बॉडी टेक्स्ट इज हेयर, और फिलहाल पासवर्ड कुछ नहीं रखते और सेव चेंज करते हैं। तो ये सेव हुआ। अब रिफ्रेश करते हैं,
एक मिनट रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जब सेव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे उससे डिस्प्ले करना चाहिए था, पर डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है देखते। तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है और एक एरर आया कि हेड को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हेड को पढ़ने के लिए कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है तो देखते। तो हमने नोट लिस्ट में ईच डाला है और बॉडी पे पी और हेड वैल्यू से ही हमने वैल्यू लिया है, तो प्रॉब्लम तो कुछ होना नहीं चाहिए था। देखते नहीं, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ पे -1 देना हम भूल गए थे, तो यहाँ पे -1 होगा कि लेंथ के ठीक आगे जो नोट है उस नोट को हमें देखना है। ठीक है, देखते हम देते ABCD और यहाँ पे देते XYZ और देखते सेव चेंज और यहाँ पे आ गया है। हमने जो न्यू नोट लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हमने न्यू नोट भी बना लिया है और यहाँ पे नोट्स को ऐड भी कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम इसे ऑटोमेट करेंगे और इसे ओपन भी करेंगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये जस्ट स्मॉल है, तो जब हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखेंगे तो उसे ओपन करना भी ज़रूरी है। फिर उसमें ऑप्शंस आएंगे एडिट डिलीट, तो वो ऑप्शंस भी हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।